जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स पॉइंट में। तो कल हम लोगों ने गरीबी की बेसिक्स परिभाषा और स्वतंत्रता पूर्व जो दादा भाई नेहरू जी और द नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसके बारे में कुछ बातें सीखी। और उसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत कुछ कमेटियां जो बनी गाडगिल साहब की अध्यक्षता में, उसके बाद रथ साहब की अध्यक्षता में बनी एक अलग समिति के बारे में हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया था। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। इसके आगे हम लोग एंटर करते हैं तो हम लोग आगे आते हैं डी.टी. लकड़वाला साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनती है 1989 में। 1989 में डी.टी. लकड़वाला साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती है गरीबी निर्धारण के लिए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो 1993 में प्रस्तुत की और जिनको इम्प्लीमेंट किया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इससे पहले हम लोग इसकी रिकमेंडेशन पर आएँ, इसकी मैथडोलॉजी को हम लोग सीख लेते हैं कि जो ये समिति थी डी.टी. लकड़वाला समिति, इसने गरीबी के मापन में कुछ महत्वपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन किए। इसने जो गरीबी रेखा के निर्धारण में, इस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण में राज्य स्तरीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक को शामिल किया, वो भी अलग अलग। यहाँ पर हम देखेंगे को शामिल किया, गरीबी रेखा के निर्धारण में राज्य स्तरीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक को शामिल किया। तो हम लोग देखेंगे इनका जो डाटा था वो कहाँ कहाँ से निकल के आता। इन्होंने CPI, इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक क्षेत्र में जो कामगार होते हैं वहाँ का डाटा लिया। इसके बाद इन्होंने CPI, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय का डाटा लिया। और उसके बाद इन्होंने CPI फॉर एग्रीकल्चर वर्कर। एग्रीकल्चर लैंड आप लोग जानते हैं, यह ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। और ऊपर का जो दोनों सूचकांक हैं, जो दोनों डाटा हैं, ये शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इन्होंने इसका डाटा लेने के बाद जो अनुशंसाएं दी, जो रिपोर्ट इन्होंने रिकमेंड की, उसके अनुसार इन्होंने 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और ये शहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत की। अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में उपभोग कर लेता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर। अगर इतनी कैलोरी से नीचे उसका उपभोग रह जाता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये डी.टी. लकड़वाला साहब की जो रिकमेंडेशन थी उसके बारे में सीखा। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तेंदुलकर कमेटी के बारे में बातचीत करते हैं। इसके बाद 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में कमेटी बनती है 2005 में। उसको तेंदुलकर कमेटी ऑन पॉवर्टी। ये 2005 में बनती है और 2009 में अपनी रिपोर्ट्स को रिकमेंड करती है। इस समिति की जो रिपोर्ट्स थी, ये गरीबी का जो परंपरागत ढांचा चल रहा था कि 2400 कैलोरी या ऊर्जा के उपभोग पर, कैलोरी के उपभोग
के स्तर को लेकर जो गरीबी मापन हो रहा था उसको छोड़कर एक नए तरीके में आती है। इसमें इन्होंने कुछ परिवर्तन किए जो पुरानी रिकमेंडेशन आती हैं। इन्होंने गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर गरीबी के बहुआयामी स्वरूप को अपनाया। इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का उपभोग का स्तर इन्होंने रुपए में मापा और 27 रुपये और 33 रुपये के अनुसार उपभोग किया। अगर कोई व्यक्ति 27 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पर इंडिविजुअल खर्च कर देता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, और शहरी क्षेत्रों के लिए 33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगर इतने रुपए से कम किसी व्यक्ति की इनकम है या वो अपने ऊपर उपभोग करने में असक्षम होता है तो हम कहेंगे कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। इनके अनुसार इनका जो डाटा था वो 2004-05, 2011-12 पर बेस्ड था। इनके अनुसार 2004-05 में गरीबी भारत में लगभग 37.2% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जो आंकड़ा इन्होंने 2004-05 में दिया। 2004-05 के अनुसार जो इन्होंने गरीबी के लिए न्यूनतम आवश्यक जो खर्च रखा उसको रखा प्रति व्यक्ति प्रति माह 446 रुपये 68 पैसे और 578 रुपये 80 पैसे 80 पैसे। ये जो था इनका जो 2004-05 के गरीबी के डाटा पर बेस था। अगर कोई व्यक्ति प्रति माह इतना रुपया अपने ऊपर खर्च कर लेता है तो वो 2004-05 में गरीब नहीं आएगा। अगर इससे कम उसकी इनकम है या वो अपने ऊपर खर्च करने में असफल होता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे आएगा। इनकी जो तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी गरीबी पर वो वाकई काफ़ी चौंकाने वाली रही। इसने भारत की लगभग 1/3 से अधिक जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे लगभग आप देखेंगे 37.2% को गरीबी रेखा में डाल दिया। लेकिन इसके बाद सरकार ने आनन फानन में फिर से एक कमेटी का निर्माण किया या बनाया कि आप फिर से गरीबी को निर्धारित करिए कि भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी का आकलन करिए कि कितने प्रतिशत लोग अभी भी गरीब है भारत में। तो तेंदुलकर साहब की रिकमेंडेशन के बाद जो एक कमेटी बनती है सी रंगराजन साहब की अध्यक्षता में, सी रंगराजन साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है सी रंगराजन कमेटी, श्री रंगराजन कमेटी, ये कमेटी जो है 2012 में बनाई जाती है प्लानिंग कमीशन या गवर्नमेंट के द्वारा और 2014 में अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करती है। इसने भी जो इसका आंकलन या जो मेथडोलॉजी थी हम इसके बारे में सीख लेते हैं। इसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डाटा को यूज किया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो डाटा होता है वो एज, सेक्स, फिजिकल नीड, आयु, लिंग और आवश्यक जो एक उम्र के व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों के आधार पर इसका डाटाबेस था। इन्होंने सबसे पहले अभी तक जो केवल कैलोरी पर बातचीत चल रही थी, लोगों के उपभोग को अगर 2400-2100 कैलोरी जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रहा था
उसको छोड़कर इन्होंने कैलोरी, प्रोटीन और फैट में, मतलब न्यूट्रिशन में पोषण को इन्होंने विभाजित किया। इन्होंने पोषण को कैलोरी, फैट और प्रोटीन कैलोरी, वसा और प्रोटीन में विभाजित किया। इसके बाद इन्होंने 365 दिनों के लिए क्लॉथिंग, कपड़े, जूते, चप्पल और उसके साथ में एजुकेशन, शिक्षा और इंस्टीट्यूशनल मेडिकल केयर, मतलब कि संस्थागत मेडिकल देखभाल 365 दिनों के लिए ये उपलब्ध होने चाहिए। इसके बाद इन्होंने सप्ताह के 7 दिन, वीक के 7 दिन जो भोजन है उसमें पूरे सप्ताह भर खाने के लिए तेल, खाने वाला जो तेल होता है एडिबल ऑयल, उसके साथ साथ एग, अंडे, सब्जियां, फल इत्यादि को शामिल किया। और माह के 30 दिन के लिए मिशेलेनियस और अदर्स, मतलब अदर्स में क्या आएगा, मिश्रित और अदर्स में, यानी कि मिश्रित में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि फ्यूल एंड एनर्जी पर भी कुछ खर्च होता है, प्रकाश के लिए हाउस टैक्स, ये सब जो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं वो इसी में आ जाती हैं। तो इन्होंने, इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही बड़ा था, मतलब इनकी जो स्टडी थी वो भी थोड़ी छोटी स्टडी नहीं थी। ये जो इनकी स्टडी थी बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। सी रंगराजन साहब की जो कमेटी थी, इसने बहुत बड़े पैमाने पर एक स्वतंत्र रूप से डाटा को, एक परिवार के डाटा को पूरे भारत के स्तर पर तैयार किया और उसके आधार पर इन्होंने गरीबी का निर्धारण किया। इनके अनुसार जो गरीबी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 972 रुपये की इनकम करने में असफल व्यक्ति है, 972 रुपये या इससे कम, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये था, तो वो गरीब आएगा, माना जाएगा कि वो गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं। और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपीज़, ये शहरी क्षेत्रों में अगर इससे कम इनकम है या इससे कम रुपया कोई व्यक्ति खर्च कर पा रहा है एक माह में, तो वो गरीब माना जाएगा। तो ये एक छोटा छोटा हम लोगों ने डाटा, हम लोगों ने सीखा कि जो समय समय पर विभिन्न समितियां बनाई गई हैं गरीबी के निर्धारण में, गरीबी के आकलन में, उसके बारे में सीखा। हमने वर्ल्ड बैंक का जो डाटा था उसके बारे में सीखा, हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में सीखा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखी। अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़कर सीखते हैं गरीबी के दुष्परिणाम क्या होते हैं। हम लोगों ने कमेटीज़ और उसकी रिकमेंडेशन को सीखा, कौन सी कमेटी कब बनती है, क्या रिकमेंडेशन थी, किसने कैलोरी पर बेस अपनी रिकमेंडेशन दी, किसने पैसे को आधार मानकर दिया, किसने प्रति व्यक्ति माना, किसने प्रति परिवार अपने खर्च को उपभोग का आधार बनाकर। तो ये हमारी गरीबी के आकलन की बहुत सारी बातें थी जो हम लोगों ने कवर की। अब हम लोग गरीबी के दुष्परिणाम में आते हैं कि गरीबी के दुष्परिणाम क्या होते हैं। गरीबी के दुष्परिणाम, गरीबी के दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी। तो सबसे पहले जो गरीबी का दुष्परिणाम होता है, अगर गरीबी है या गरीबी पाई जा रही है तो किसी भी देश की जो आर्थिक समृद्धि होगी वो निम्न होगी। मतलब आर्थिक समृद्धि का निम्न होना, इकोनॉमिक ग्रोथ का लो होना, लो इकोनॉमिक ग्रोथ,
दूसरा भुखमरी, कुपोषण और खराब स्वास्थ्य की समस्याएं। भुखमरी, खराब स्वास्थ्य, की समस्याएं। हंगर, बैड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके बाद हम देखेंगे समाज में असमानता में वृद्धि होती है। समाज में असमानता में वृद्धि। इंक्रीज इन इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि में सहायक होती है। गरीबी जो होती है वो पॉपुलेशन ग्रोथ में हेल्प करती है। जनसंख्या वृद्धि में सहायक। हेल्पिंग नेचर इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अशिक्षा की समस्या में वृद्धि। अशिक्षा की समस्या में वृद्धि। अशिक्षा में वृद्धि। अगर गरीबी पाई जाती है तो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर पहले इनकम के ओर भागते हैं कि घर परिवार किस तरीके से चलेगा उनका, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। 10 साल 11 साल आप लोगों ने दुकानों पर छोटे छोटे जो होटलें होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उसमें काम करते हुए देखा होगा। तो ये अशिक्षा में भी वृद्धि करती है। बाल श्रम में भी वृद्धि होती है। अशिक्षा में जब वृद्धि तो बाल श्रम में भी वृद्धि हो जाएगी। चाइल्ड लेबर में इंक्रीज देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि। अगर गरीबी है तो जो छोटे छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो आपराधिक गतिविधियों में लग जाते हैं। आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि। इसके साथ देखेंगे उत्पादन के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव या उत्पादन के संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे और भी कई दुष्परिणाम इसके कारण उत्पन्न होती है। समाज में असमानता जो होती है वो बढ़ जाती है। जीवन स्तर जो होता है वो निम्न हो जाता है, लोगों का निम्न जीवन स्तर हो जाता है। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो स्वच्छता का अभाव पाया जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे समावेशी विकास में बाधाएं। ये कुछ गरीबी के दुष्परिणाम थे जो गरीबी के कारण किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में उत्पन्न होते हैं। और गरीबी स्वयं में एक जो परिणाम है ये है, लोग इसमें फंसे रहते हैं। आने वाली जनरेशन, कई जनरेशन तक फंसी रहती हैं। इन जो ये दुष्परिणाम है या गरीबी को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी होने चाहिए कि सरकार के द्वारा कुछ नीतियां बनाई जाती हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, शहरी कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना। इस तरीके की योजनाएं जो होती हैं वो भी बनाई जाती हैं। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले से हम लोग कुछ सीखते हैं कि क्या कुछ पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं या क्या उपाय हो सकते हैं कि गरीबी को दूर किया जा सके। तो हम दूर करने के उपाय सबसे पहले देखते हैं। गरीबी को दूर करने के उपाय। गरीबी को करने के उपाय।
देखिए, गरीबी को दूर करने के लिए हमको जो काम करना होगा वो रियल फैक्टर्स पर करना होगा। रियल फैक्टर्स का मतलब, अब सबसे पहला जो होता है जीडीपी में वृद्धि। अगर जीडीपी में वृद्धि होगी मतलब कि हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, अगर इसमें से वृद्धि होना शुरू होती है तो लोग लगातार रोजगार पाएंगे। रोजगार पाने से लोगों का इनकम स्तर बढ़ता है और गरीबी रेखा से कुछ लोग बाहर आते हैं। एक उपाय के रूप में देखा जा सकता है कि अगर जीडीपी तेजी के साथ बढ़ रही होती है तो कहीं कहीं पर जो गरीबी होती है वो भी कम हो रही होती है। इसके बाद हम देखेंगे, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है, जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए, जनसंख्या ग्रोथ को, जनसंख्या वृद्धि को कम करना, सरकार के द्वारा हालांकि भारत में ही कई नीतियां अपनाई जाती हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी करके भी अपनाई गई, लेकिन काफ़ी हद तक वो असफल हो गई। हम लोग उसके जो उद्देश्य थे वो प्राप्त नहीं कर पाए। आगे के टॉपिक्स में हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर जनसंख्या को किसी भी तरीके से कम किया जा सकता है तो संसाधनों पर जो दबाव होता है एक जनसंख्या का, उसको कम किया जा सकता है, जिससे कि लोगों की जो गरीबी होती है उसमें भी कमी लाई जा सकती है। इसके बाद जो हम देखेंगे, रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करना। रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करना। अब सपोज करिए कि कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है ग्रेट डिप्रेशन टाइप में। डिप्रेशन का मतलब मंदी के समय में है। मंदी के समय में बेरोजगारी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो सरकार कुछ ऐसी नीतियां लाए जिससे कि सपोज करिए कि जो लोगों को इनकम में वृद्धि कर दे। प्रत्यक्षता ये किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि भारत में मनरेगा जैसी जो नीतियां बनाई गई हैं वो लोगों की मांग को जनरेट करती है। जब मांग मतलब रोजगार को अगर वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। जब लोगों के हाथ में पैसा होता है तो वो खर्च करने के लिए भी लालायित होते हैं, तो उससे आगे की एक्टिविटी बढ़ जाती है और एक नया रोजगार नए गरीबी को बाहर कर सकता है, नए व्यक्ति की गरीबी को कम कर सकता है। इसके बाद देखेंगे आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक निरंतर रूप से अगर अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ रही है, मतलब क्या है कि ये नहीं हो कि कभी ग्रोथ रेट 5.something% हो जाए, कभी बढ़ के 11% हो जाए, कभी कम होके 3-3.5% पर आ जाए। तो ये जो समावेशी वृद्धि है ये नहीं बोली जाएगी। अगर समावेशी वृद्धि हो रही है मतलब कि लगातार आय के जो अवसर हैं वो जनरेट हो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को। अगर समावेशी शब्द छोटा शब्द नहीं है, बहुत ही व्यापक शब्द है। इसमें पूरी अर्थव्यवस्था शामिल हो सकती है और पूरी अर्थव्यवस्था अगर एक समावेशी, एक सतत रूप से निरंतर आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था से गरीबी जो है उसको भी कम किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम कुछ बात करें उपायों में से, कृषि क्षेत्र का विकास। कृषि क्षेत्र का विकास किस तरीके से होगा? देखिए, स्वतंत्रता के समय इसका शेयर हमारी जीडीपी में, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में शेयर लगभग 50% या इससे भी ज़्यादा था। लेकिन वर्तमान समय में जीडीपी में इसका हिस्सा 13.9% मात्र रह गया है। लेकिन अभी भी इसमें लगभग 50% के आसपास ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को देने वाले क्षेत्र है। तो अगर हम कृषि क्षेत्र का विकास करेंगे, कृषि क्षेत्र का विकास का मतलब ये है कि अब केवल
एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी ना हो, इससे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी जोड़ दी जाए। जैसे कि भारत में वर्तमान समय में देखेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास एक आमों की बाग है। अगर आमों की बाग है तो केवल एक किसान क्या कर सकता है, किसान आमों को अपने लिए उपयोग कर सकता है, अपने घर वालों के लिए, और उसके बाद गांव या समाज के लिए कुछ बेचकर उसको उपयोग कर। लेकिन अगर कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो मतलब कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ेगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी। जैसे अगर जो आम है उसका रस निकाल के किसी पैकेज्ड बोतल में कर दिया जाएगा तो एक नई इंडस्ट्री तैयार हो सकती है। इस तरीके से अगर सोचिए, एक बाग से एक व्यक्ति को रोजगार मिल रहा था, लेकिन अगर एक इंडस्ट्री लग जाती है तो उससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस तरीके से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र का विकास किया जाए तो भी गरीबी कम की जा सकती है या गरीबी को दूर किया जा सकता है। कीमत स्तर में स्थिरता, हम लोगों ने अपने सेकंड लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा। कीमत स्तर में स्थिरता, इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कीमत स्तर का में स्थिरता का मतलब फिक्सनेस से नहीं है कि फिक्स हो गई, दृढ़ हो गई, रिजिड हो गई कोई भी किसी वस्तु की कीमत। इसका मतलब है समय के साथ जिस तरीके से इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड किसी भी वस्तु की कीमतों में भी वृद्धि होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो उत्पादक होता है वो प्रोत्साहित होता है, और उत्पादक के प्रोत्साहित होने से क्या होता है, लगातार उत्पादन क्रियाएं चलती रहती हैं और लोगों को रोजगार मिलता रहता है, और गरीबी के जो स्तर होता है उसमें भी कमी आती रहती है। इसके बाद हम देखेंगे उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन का मतलब क्या है, हम देखेंगे। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। आजकल उत्पादन के जो बड़ी बड़ी औद्योगिक घराने हैं उनमें रोबोट्स लोगों का स्थान ले रहे हैं। तो जब रोबोट्स लोगों का स्थान ले लेंगे तो होगा क्या, चारों की तरफ अशांति का माहौल हो जाएगा, लोग गरीब हो जाएंगे और स्थिति भयावह हो जाएगी। लेकिन अगर उत्पादन की तकनीकी में कुछ इस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं कि जिससे कि श्रम गहन जो तकनीकी होती है उनका भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं स्वरोजगार के लिए नए अवसरों का सृजन। स्वरोजगार के लिए नए अवसरों का सृजन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। अगर आप किसी भी व्यक्ति में कौशल होगा, स्किल होगी, तकनीकी को समझने की क्षमता होगी, तो स्वरोजगार के जरिए भी अपने आप को एक ठीक ठाक माहौल में रख सकता है। इसके बाद हम देखेंगे बचत और पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना। बचत पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना, पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना। देखिए, वर्तमान युग जो है वो उपभोक्तावाद की संस्कृति पर चल रहा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति का मतलब क्या है, लोग आजकल सेविंग को भूल गए हैं। सेविंग को भूलने का मतलब होता है जितनी इनकम लोगों की नहीं होती उससे ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। तो इस तरीके की जो सिस्टम है ये भारत की कभी भी परंपरा नहीं रही है। भारत में बचत करने की हमेशा से ही परंपरा रही है, और अगर बचत का स्तर ठीक ठाक रहता है तो उस देश में पूंजी निर्माण की दर भी अच्छी रहती है, और पूंजी निर्माण की दर से ही तकनीकी उन्नयन जो होता है और जो तकनीकी विकास होता है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, लोगों को रोज़गार मिलते हैं, और लोगों को रोज़गार मिलने के साथ में वो उनकी गरीबी भी कम होती है, वो गरीबी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद देखेंगे आय के संसाधनों का समान वितरण। हम इसको रब कर देते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको।
आय के संसाधनों का समान वितरण। अभी भी वर्तमान समय में भी देखेंगे तो भारत की स्थिति ऐसी है कि 1% जनसंख्या के पास भारत का आधे से अधिक धन संकेंद्रित है। तो सरकार को कुछ नीतियां इस तरीके से बनानी चाहिए जिससे कि जो संकेंद्रण है पूंजी का वो कम हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आय के संसाधनों का पुनर्वितरण या समान वितरण। आय के साधनों का समान वितरण। इसके बाद हम देखेंगे कर प्रणाली में आवश्यक सुधार। कर प्रणाली में आवश्यक सुधार का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति, जैसे कि वर्तमान समय में जीएसटी जैसी सुविधाएं लाई गई हैं, ये कर प्रणाली में एक सुधार के रूप में इसको देखा जा सकता है। एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद देखेंगे अगर प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है तब भी गरीबी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। प्रभावपूर्ण सार्वजनिक पब्लिक वितरण डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली। प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली होने पर भी गरीबी को कम किया जा सकता है। और गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा भी समय समय पर नीतियां बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गरीबी को कम करने के उपाय। हम लोगों का एक और लेक्चर इस टॉपिक से रिलेटेड और आएगा कि सरकार की जो योजनाएं होंगी वो छोटा लेक्चर होगा। धन्यवाद दोस्तों।